हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बेटा लास्ट क्लास में हमने सेल बायोलॉजी स्टार्ट की थी। उसका हमने एक टॉपिक सेल वॉल तक हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद में हम लोग अभी सेल मेम्ब्रेन को कंप्लीट करते हैं और रिमेनिंग ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करते हैं। देखो बेटा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या? बेटा, किसी भी सेल के चारों तरफ की जो कवरिंग प्रेजेंट होती है, सेल की आउटर मोस्ट लिविंग लेयर, सेल की आउटर मोस्ट लिविंग लेयर को हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, होती कैसी है? नेचर में पतली होती है, इलास्टिक होती है, लिविंग मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सराउंडिंग करती है सेल की। ठीक है, प्लांट सेल में इसके चारों तरफ एक सेल वॉल एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है, बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होती है। अब इसका बेटा कंपोजिशन की बात करें, या तो इसको ऐसे बोला जाता है कि बेटा ये प्रोटीन की 60%, प्रोटीन में 60% पाया जाता है, या और लिपिड 40%। लेकिन बेटा ये ओल्ड आइडिया था बेटा। इसके अलावा अभी लेटेस्ट के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है कि प्रोटीन जो है 52% पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है अपने पास 40%, और कार्बोहाइड्रेट और अदर मटेरियल पाए जाते हैं लगभग 8% के आसपास। ठीक है बेटा, ये कंपोजिशन किसका है? आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन का है। आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है, लगभग इसी के अकॉर्डिंग होता है। कुछ छोटे मोटे चेंजेस मिल सकते हैं, सेल टू सेल ये वेरी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इनके काम क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? ये क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल में परमिएबल का मीनिंग क्या हुआ? जैसे हर किसी चीज को सेल के अंदर नहीं आने देगी, लेकिन लिमिटेड चीजों को आने देगी जो इसके आर पार जा सकती है। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके साथ में इसका फंक्शन क्या होता है? ओस्मो रेगुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मीन जो अंदर आने वाली चीजें उनके मॉलिक्यूल का कंट्रोल करना आने वाली। अब बेटा कंपोजिशन में हमने क्या क्या पढ़े थे? अब देखो बेटा, कंपोजिशन में क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट 8% प्रेजेंट होते हैं। कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं? ओलिगोसेकेराइड होते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स। क्लियर? इसके अलावा लिपिड और प्रोटीन की बात करी जाए, तो बेटा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं 52%, और लिपिड प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं 52%, प्रोटीन 40%। ठीक है बेटा, अब देखो लिपिड के बारे में सबसे पहले स्टडी करते हैं। लिपिड कौन सा प्रेजेंट होता है? लिपिड बेटा फोस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं इसमें, फोस्फोलिपिड। और फोस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर, और फोस्फोलिपिड का भी कौन सा होता है एग्जांपल अगर पूछा जाए स्पेसिफिक, तो बेटा लेसिथिन प्रेजेंट होता है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक पोलर हेड प्रेजेंट होता है, दो इसके नॉन पोलर टेल प्रेजेंट होते हैं। क्या? पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल। इसके पोलरिटी का रीजन क्या होता है? फोस्फेट -3 चार्जेस होते हैं। ठीक है, कौन से? फोस्फेट -3 चार्जेस होते हैं। ये क्या है? हेड पार्ट है। इनको क्या बोला जाता है? टेल पार्ट बोलते हैं। हेड पार्ट कैसा होता है? पोलर। टेल पार्ट कैसे होता है? नॉन पोलर। क्लियर? पोलर हेड है, नॉन पोलर टेल है। बेटा जो पोलर हेड होता है ये कैसे नेचर में आपका होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक से मीनिंग बेटा ये वाटर लविंग होता है, ये वाटर हेटिंग होता है। हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक से मीनिंग है बेटा वाटर के कांटेक्ट में रह सकता है, वाटर के कांटेक्ट में नहीं रह सकता है। अब बेटा अगर इमेजिन करो कि जैसे कोई अपनी सेल मेम्ब्रेन है ये वाली, इसमें अगर ये सिंगल लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती, इसमें फोस्फोलिपिड की एक ही लेयर प्रेजेंट होती, तो क्या ऐसे पॉसिबल हो सकता था? क्योंकि बाहर से तो ठीक है, बाहर का जो वाटर है उसके साथ तो ये पोलर हेड कांटेक्ट में रह सकता है, लेकिन नॉन पोलर टेल को बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं रह सकती है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। अगर बेटा बात करी जाए, डबल लेयर होती है और उसमें टेल पार्टिकल्स बाहर की ओर होते हैं,
तो ये तो एक हाईली अनस्टेबल कॉम्बिनेशन बन चुका था। ऐसा भी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा ये बाहर के और एक्वस मीडियम जो होता है उसके साथ बॉन्डिंग नहीं बना पाती, अंदर में जो अंदर का एक्वस मीडियम है उसके साथ बिल्कुल बॉन्डिंग नहीं बन पाती। तो बेटा फिर प्रेजेंट होना कैसे चाहिए कि बेटा जो पोलर और नॉन पोलर एंड्स है, पोलर एंड बाहर की ओर होने चाहिए और नॉन पोलर एंड अंदर की ओर होने चाहिए। तो ये बेटा अपनी बात हो गई किसकी, लिपिड मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट की। लिपिड मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, फोस्फोलिपिड होते हैं। एग्जांपल पूछा जाए तो फोस्फोलिपिड कौन से, लेसिथिन होता है, ठीक है, पोलर हेड और नॉन पोलर टेल। क्लियर है बेटा बात। अब देखो ये यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या दिख रहा है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है, ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड। अब देखो सबसे पहले ये क्या है, ये फोस्फोलिपिड है। क्या है, फोस्फोलिपिड है, फोस्फोलिपिड कौन सा, हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट है। क्लियर है ये बात। अब बेटा इसके आगे की बात करें तो हम लोग बात करते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की। प्रोटीन मॉलिक्यूल, बेटा प्रोटीन मॉलिक्यूल अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होते हैं। इसको ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे, इसके ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मींस कौन सा प्रोटीन इजीली अलग किया जा सकता है, उसके बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। कौन से, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। बेटा इंट्रिंसिक प्रोटीन कौन से होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर में पाए जाते हो, चाहे थोड़े से चाहे फुल्ली। देखो ये जो चैनल प्रोटीन है ये पूरा आर पार दिख रहा है, तो कौन सी प्रोटीन होगी, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन अपने को दिख रहा है थोड़ी बहुत अंदर में दसी हुई है, कौन सी होगी, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और भी कोई प्रोटीन ये रहा, जैसे ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए पाया जाता है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कौन से होते हैं, इंट्रिंसिक तो हमने बात कर ली, जो थोड़े या ज्यादा अंदर में दसे हुए होते हैं उनको क्या बोल दिया हमने, इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कौन से होते हैं बेटा, जो दोनों साइड की लेयर के ऊपर पाए जाते हो, अंदर और बाहर की ओर। जैसे ये फोस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर है बेटा, यहाँ पर जो प्रोटीन मिलेगी उसको क्या बोला जाएगा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। बेटा इसी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट जुड़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट कौन से कार्बोहाइड्रेट जुड़ेंगे, ओलिगोसेकेराइड्स जुड़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में यही ओलिसेकेराइड पॉलीसेकेराइड जुड़ते हैं। ओलिगोसेकेराइड की जगह पर कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, पॉलीसेकेराइड। या वहां पर कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए से अपने यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या मिलेंगे, फोफेनोइड्स मिलते हैं बेटा। चलो ये कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, प्रोटीन के साथ बाइंड है। बेटा कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो लिपिड है इसके साथ अगर कार्बोहाइड्रेट बाइंड होता है तो ये ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है बेटा। ये देखो ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, किसके साथ, प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ कार्बोहाइड्रेट बाइंड है। ग्लाइकोलिपिड है, किसके साथ, लिपिड मॉलिक्यूल के साथ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बाइंड है, ठीक है। तो बेटा इसके स्ट्रक्चर की बात करी जाए, अगर सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की हम लोग स्पेशली बात करें, स्ट्रक्चर के संबंध में बेटा एक साइंटिस्ट है सिंगल और निकोलसन, 1972 में इन्होंने बताया कि जो अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने बताया था। इन्होंने क्या बताया कि सेल मेम्ब्रेन है लिपिड के एक समुद्र के अंदर प्रेजेंट होती है, और उसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल आइसबर्ग की तरह तैरते हुए मिलते हैं। वो कौन से, प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, और एंटीजन की तरह एक्ट करने के लिए कार कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होंगे, ठीक है बेटा। तो ये स्ट्रक्चर किसने बताया था, इस जो अपनी सेल मेम्ब्रेन की ये वाला जो थ्योरी है, बायो डबल मेम्ब्रेन बाई लेयर थ्योरी, किसने बताई थी बेटा, ये थ्योरी बताई गई थी अपनी सिंगल और निकोलसन द्वारा। कब बताई थी, 1972 में। अब बेटा आगे देखते हैं अपना सेल मेम्ब्रेन का अपना पार्ट कंप्लीट हो चुका है। चलो आगे की बात करते हैं स्ट्रक्चर को। फिर देखो प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं।
प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटा? किसी भी सेल का लिविंग पार्ट जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल के लिविंग पार्ट की बात करें, जैसे सबसे पहले किसी सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल के अंदर में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, और यहाँ का लिक्विड पार्ट प्लस कुछ ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनल्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, क्लोरोप्लास्ट हो गए। इस पूरे पार्ट को देखो क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट एक सेल का डायग्राम हमने बनाया, रफली डायग्राम। बेटा जब किसी सेल की सेल वॉल को रिमूव कर दे तो पीछे में क्या बचता है? प्रोटोप्लास्ट बचता है, प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल को हटाने के बाद की स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट। और अगर इसमें से सेल मेम्ब्रेन भी हटा दी जाए तो पीछे रिमेनिंग पार्ट को क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म। बेटा प्रोटोप्लाज्म को लिविंग पार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा इसमें क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में क्या लिक्विड पार्ट है, साइटोसोल, तो बेटा वो वर्किंग प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है। किसकी? वर्किंग प्लेटफॉर्म की तरह। मींस किसी भी सेल के फंक्शनल होने के लिए सेल साइटोप्लाज्म की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए प्रोटोप्लाज्म को क्या बोला जाता है? वर्किंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। देखो, ऑल द कंपोनेंट ऑफ सेल इंक्लूडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब देखो, इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय पर्किंजे। द substances except nucleus surrounded by the plasma lemma are known as cytoplasm। बेटा साइटोप्लाज्म किसको बोलेंगे? किसी भी सेल में न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो भी स्पेस है इसको क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के बीच में क्या क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा जेनेटिक मटेरियल की बात कर लेते हैं। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट कहाँ होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले क्रोमेटिन। बेटा अपना जो डीएनए होता है या आरएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है, फाइबर लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं थ्रेड को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन या क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। इसके साथ में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, हिस्टोन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन मोस्टली कहाँ पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। और हिस्टोन प्रोटीन मोस्टली यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक सेल में भी होती है जो हायर पैकेजिंग में हेल्प करती है। डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन देखो किसकी बनी होती है? 80% ऑफ द टोटल क्रोमोसोमल प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। कितनी होती है? 80% ऑफ नॉर्मल प्रोटीन। प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। क्रोमोसोम की बात करें बेटा, जब ये जेनेटिक मटेरियल कंडेंस होता है, ये जब धागा कंडेंस होता है किसके चारों तरफ? इन्हीं हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ, तो एक रोड शेप की स्ट्रक्चर बनाता है। इसी रोड शेप की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो जो भी अपना जेनेटिक मटेरियल है उसी को न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। जेनेटिक मटेरियल ही क्या है? अपना न्यूक्लिक एसिड है। अब बेटा न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। बेटा इनकी कंपोजिशन की बात करें, ये क्या होती है? एक तरीके की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है दोनों में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, टाइड चेन। मींस एक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। क्या? न्यूक्लियोटाइड, कई सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। बेटा एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं? 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस के साथ बाइंड होती है पेंटोज शुगर, और इसी के साथ बाइंड होता है फॉस्फेट मॉलिक्यूल, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्या है बेटा? 5 मॉलिक्यूल की शुगर प्रेजेंट होती है और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल। अब बेटा ये अगर डीएनए है तो ये पेंटोज शुगर कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबोज होगी, डीऑक्सीराइबोज। और अगर बेटा आरएनए है तो ये राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। मींस इसके कार्बन नंबर 2 से डीऑक्सीराइबोज का मीनिंग क्या है? एक ऑक्सीजन की कमी है, किससे? राइबोज शुगर के कंपैरिजन में।
बेटा कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाती है, हटा दी जाती है, ताकि इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो सके। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल। अब बेटा इसके बाद में वापस बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड हो गया अपना, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। न्यूक्लियोसाइड की बात करें, न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शुगर के साथ साथ में क्या नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, मींस फॉस्फेट मॉलिक्यूल कहाँ हो गए? अलग चले गए। ठीक है। और नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेस बेटा दो टाइप के होते हैं। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से? एक प्यूरिन और एक पायरिमिडीन। इसमें कौन से एडेनिन और गुआनिन बेटा। और यहाँ आते हैं साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिडिन। ठीक है बेटा, ये क्या हो गए? अपने नाइट्रोजनस बेस हो गए। इनमें से कौन से डीएनए में प्रेजेंट होंगे, कौन से आरएनए में प्रेजेंट होंगे? डीएनए के नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो एडेनिन के साथ थाइमिन डबल बॉन्ड बनाता है और गुआनिन के साथ साइटोसिल डबल बॉन्ड बनाता है। और जब आरएनए की बात करेंगे, आरएनए में भी गुआनिन के साथ साइटोसिल ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन बेटा ये थाइमिन की जगह पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है। आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है। क्लियर है बेटा सारी बातें? तो हमने ये जेनेटिक मटेरियल का पार्ट कंप्लीट किया। अब इसके बारे में बाद में और दूसरे सेल ऑर्गेनल की बात करते हैं। ठीक है, दूसरे सेल ऑर्गेनल कौन से होंगे? पहले कुछ एक जनरल इंफॉर्मेशन में देख लेता हूँ, कुछ काम किया तो, नहीं तो आप इनको रीड कर लेना। ठीक है, चलो सबसे पहले सेल ऑर्गन की बात करते हैं, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की डिस्कवरी 1883 में रॉबर्ट ब्राउन ने बेटा सबसे पहले आपको बताया था। ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद में न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्या क्या होते हैं? क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? जीन होती है। बेटा ये जीन ही कंट्रोल करती है सेल के फंक्शन को। किसके द्वारा या कैसे करती है? जैसे सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इनके ऊपर जीन प्रेजेंट होती है। अब बेटा इसी जीन के द्वारा जीन क्या करती है? सबसे पहले एमआरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। किसका? जीन किसका फॉर्मेशन करेगी? एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगी। एमआरएनए का फॉर्मेशन, एमआरएनए से जब ये एमआरएनए न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में आता है तो बेटा इसी एमआरएनए के ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। और ये राइबोसोम अटैच करके क्या करते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन कराते हैं। और बेटा यही प्रोटीन हार्मोन और एंजाइम का फॉर्मेशन करती है। इसी के थ्रू सेल की सारी एक्टिविटीज कंट्रोल होती है। तो अल्टीमेटली सेल के फंक्शन को कंट्रोल करने वाली स्ट्रक्चर कौन सी है? जीन है। कहां प्रेजेंट होती है? क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, हेंस न्यूक्लियस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल किसके थ्रू करता है? जीन्स के थ्रू करता है। अब देखो ट्रू न्यूक्लियस कहाँ एब्सेंट रहेगा? बैक्टीरियल सेल में, ब्लू ग्रीन एल्गी में। क्यों बेटा? ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल से, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट एब्सेंट तो नहीं होता है एक्चुअली। बेटा क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो जेनेटिक मटेरियल है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब एब्सेंट है तो बेटा ये जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अलग अलग थोड़ी प्रेजेंट होंगे। जब ये साथ साथ प्रेजेंट है तो सीधे सीधे इसको एब्सेंट ही बोल दिया जाता है। अब देखो जैसे इस सेल के अंदर हमने हटाया तो क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओनली हटाई है, लेकिन क्या लग रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म एक ही जगह पर प्रेजेंट है। क्लियर है? चलो, न्यूक्लियस के तीन मेन टाइप के पार्ट होते हैं, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। सबसे पहले न्यूक्लियर एनवलप की बात करते हैं बेटा। न्यूक्लियर एनवलप कैसी होती है बेटा? डबल लेयर होती है बेटा। इसी डबल लेयर के बीच बीच में कुछ जगह पर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या होता है? ये मटेरियल को साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में कंटिन्यूस बाई डायरेक्शनल फ्लो को बनाए रखती है। मींस कभी साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म की ओर कुछ चीजें आ रही हैं, कुछ चीजें न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म की ओर जा रही है। जैसे अभी हमने एमआरएनए के बारे में पढ़ा था कि एमआरएनए कहाँ बनता है? न्यूक्लियोप्लाज्म की ओर बनता है। और कहाँ की ओर मूव करता है? साइटोप्लाज्म की ओर मूव करता है। ठीक है बेटा, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवलप
विच इज केमिकली लिपिड लिपोप्रोटीन। मीन्स क्या है, इसके अंदर केमिकली क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, लिपिड और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। बेटा सेम इनका कॉम्बिनेशन होता है, कौन से वाला, जो कि सेल मेम्ब्रेन का हमने पढ़ा था, प्रोटीन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप हैज मेनी स्मॉल apparatus known as nuclear pore which provide the direct connection between nucleus and cytoplasm। दोनों के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन प्रोवाइड करती है। अब बेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसकी। देखो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले जैसे न्यूक्लियस की क्या बाई मेम्ब्रेन लेयर होती है, ऐसी बाई मेम्ब्रेन लेयर, डबल मेम्ब्रेन लेयर प्रेजेंट होती है। इसी के बीच बीच में कुछ जगह पर क्या प्रेजेंट होता है, पोर प्रेजेंट होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। कौन से, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं इनको। न्यूक्लियर पोर बनते कैसे हैं बेटा, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है आपस में फ्यूज हो जाती है, इनसे फॉर्मेशन होता है किसका, न्यूक्लियर पोर्स का। बेटा यहाँ पर अंदर की ओर एक कंटिन्यूअस प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है, इसको क्या लेनिन नाम, लेनिन बोला जाता है। कौन सी, लेनिन, लेनिन प्रोटीन। ये क्या करती है बेटा, स्टेबिलिटी बनाए रखती है किसके बीच में, ये जो सेल मेम्ब्रेन के पार्ट्स है ना, इनको अलग अलग नहीं जाने देते। किसकी लेयर है ये, कंटिन्यूअस लेयर होती है किसकी, प्रोटीन की लेयर। कौन सी प्रोटीन है, लेनिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। क्लियर है। अब ये जो न्यूक्लियर प्रोटीन है बेटा, ये क्या करती है, बाई डायरेक्शनल फ्लो को कंट्रोल करती है, न्यूक्लियर पोर। ठीक है, इसके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यू जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। कैसे प्रेजेंट होता है, एक नेटवर्क की तरह प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोला जाएगा, क्रोमेटिन फाइबर। बेटा कुछ जगह पर ये न्यूक्लियर में जो अपना जेनेटिक मटेरियल है यही कंडेंस होकर एक स्ट्रक्चर बना देता है, इसको क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोलस। तो हम बेटा कौन कौन सी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, देखो इसके अंदर सबसे पहले ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। क्लियर। ये कौन सी प्रोटीन है, कौन सी, लेनिन प्रोटीन। यहां पर न्यूक्लियर पोर। ठीक है, इसके अलावा क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन के अलावा न्यूक्लियोलस। और अंदर का जो लिक्विड पार्ट या वर्किंग प्लेटफॉर्म है, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बेटा, तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में मेनली कौन कौन से हमने पार्ट पढ़े, एक पढ़ा है न्यूक्लियोलस। फर्स्ट पार्ट क्या है, न्यूक्लियोलस। सेकंड पार्ट आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों मिलकर क्या बनाती है, न्यूक्लियर एनवलप। इसके अलावा एक पढ़ दिया हमने न्यूक्लियर पोर। और फोर्थ पार्ट क्या है, क्रोमेटिन। ठीक है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के लिए कौन सा क्या प्रेजेंट होता है, लेनिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये पार्ट हमने न्यूक्लियोलस। अब बेटा न्यूक्लियोलस की बात करें, न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी किसने की थी, फोंटाना ने 1781 में की थी। कौन सी होती है, स्पेरिकल लेयर होती है। ठीक है, यहाँ पर स्पेस आएगा, स्पेरिकल, स्पेरिकल, स्पेरिकल बॉडी होती है। कहाँ प्रेजेंट रहती है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहती है। इसका काम क्या होता है बेटा, राइबोसोम के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, राइबोसोम की सब यूनिट्स का फॉर्मेशन करना। न्यूक्लियोलस कब डिसअपियर होती है बेटा, जब सेल डिवीजन में जाती है, माइटोसिस और मियोसिस के ड्यूरिंग प्रोफेज के एंड में। प्रोफेज के एंड में ये बेटा डिसअपियर होती है, मतलब डिजोल्व हो जाती है साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियोप्लाज्म में, और उसके बाद में टीलोफेज में वापस से रीअपियर हो जाती है। इसके मेन फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की सब यूनिट का बनाना और आरएनए के सिंथेसिस को प्रमोट करना होता है। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं क्रोमेटिन की। क्रोमेटिन क्या होता है, ये पार्टली क्लब्ड एंड टंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म
कॉल्ड क्रोमेटिन। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि क्या कहलाती है, क्रोमेटिन कहलाती है। जब ये कंडेंस होते हैं तब ये क्या करते हैं, या जब सेल सेल डिवीजन में जाती है तो बेटा यही फाइबर लाइक स्ट्रक्चर ये क्या करती है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेती है। क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा, वही बात है जैसे पतंग के उड़ाने के लिए आप जो डोरी काम में लेते हो वो आपने इकट्ठी की है, फिर उसको वापस समेटने के लिए आपने हाथ पर लपेटा, लपेटने के लिए आपने हाथ काम में लिया। वैसे ही बेटा इस थ्रेड को लपेटने के लिए बेटा कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स काम में आते हैं। इन्हीं मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है, प्रोमे हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। बेटा हिस्टोन प्रोटीन कौन से होते हैं, ऐसे बेटा 4 प्रोटीन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। कौन कितने, 4 मॉलिक्यूल प्रोटीन के प्रेजेंट होते हैं, 4 टाइप के मॉलिक्यूल्स। इन्हीं 4 टाइप के मॉलिक्यूल्स में, और बेटा ये डबल के नंबर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे 4 सामने की ओर और 4 इन्हीं के पीछे प्रेजेंट होते हैं। ओक्टामर का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से टाइप के होते हैं ये बेटा, इनके टाइप होते हैं देखो, H2A, H2B, H3 एंड H4। H1 कौन सा होता है बेटा, ये लिंकेज का काम करता है, जैसे 2 ओक्टामर है, कुछ डीएनए का पार्ट आया और इसके चारों तरफ जैसे लपेट दिया गया, यहां से ऐसे राउंड लगाया, 1 से ही 3/4। और बेटा फिर जैसे कोई दूसरा न्यूक्लियोसोम है, चलो दोबारा बनाते हैं। जैसे एक ऑक्टामर बन चुका है बेटा, इसके बाद में कोई दूसरा ऑक्टामर भी बनेगा यहीं कहीं, इनके चारों तरफ भी डीएनए लपेटा जाएगा। तो बेटा इन दोनों के बीच में लिंकिंग का काम कौन करता है, ये H1 प्रोटीन करता है, ठीक है, H1 हिस्टोन प्रोटीन करता है। क्लियर है? अब चलो, अब बेटा ऐसे ही फॉर्मेशन होते होते इनको, इन एक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। न्यूक्लियोइड का जब ग्रुप बनता है तो उसको सोलेनोइड बोलते हैं, सोलेनोइड के ग्रुप को सुपर सोलेनोइड बोला जाता है। और सुपर सोलेनोइड मिलकर क्या करते हैं, हाइयर कोइलिंग करते हैं। उसमें किसकी जरूरत होती है बेटा, नॉन स्टोन प्रोटीन की जरूरत होती है। नॉन स्टोन प्रोटीन बेटा जो मैंने बताई थी, नॉन स्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक ओ एज वेल एज यूकैरियोटिक बोथ टाइप की सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये नॉन स्टोन प्रोटीन होगी, हाइयर कोइलिंग में काम आएगी, और इसके बाद में किसका, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब चलो आगे की बात करते हैं। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिन क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमोसोम है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। किसमें इनका जीन का रोल किसमें होता है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, मींस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर के ट्रांसफर का काम होता है, ठीक है। फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए, एक जनरेशन फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के लिए। क्रोमोसोम पर फर्स्ट सबसे पहले क्रोमोसोम को किसने डिस्कवर किया था, स्ट्रासबर्ग ने डिस्कवर किया था। कब 1875 में डिस्कवर किया था, ठीक है। टर्म क्रोमोसोम किसने दी थी, वाल्डेयर ने दी थी 1888 में, ठीक है बेटा। अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट प्लास्टिड की। देखो सबसे पहले प्लास्टिड की अपन लोग स्टडी कर लेते हैं, थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चलो बेटा आगे की बात करते हैं, प्लास्टिड की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहले प्लास्टिड की बात करते हैं। एक्चुअली प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड क्या है बेटा, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। बेटा इसके 3 टाइप होते हैं, प्लांट सेल में कितने, 3 टाइप होंगे। ल्यूकोप्लास्ट बेटा, ऐसा प्लास्टिड बेटा जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, कलरलेस प्लास्टिड होता है। और इसका काम क्या होता है बेटा, स्टार्च को, प्रोटीन को और फैट के स्टोरेज करने का काम होता है। बेटा क्रोमोप्लास्ट कौन सा प्लास्टिड होता है, ऐसा जो कलरफुल हो, किसके, एक्सेप्ट ग्रीन कलर के, एक्सेप्ट ग्रीन कलर मीन्स हरा कलर का नहीं होगा, बाकी किसी भी कलर का होगा तो कौन सा होगा, क्रोमोप्लास्ट होगा। कौन सा रहेगा, इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहती है, इसमें फ्लूकोनाजेंथिन प्रेजेंट होते हैं, फाइकोजेंथिन प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या होते हैं इनके, तो बेटा पीटल्स को कलर प्रोवाइड करने का काम करेंगे। किसको, पीटल्स को कलर प्रोवाइड करने का काम करेंगे।
इसको पीटल्स को कलर प्रोवाइड करने का काम होता है बेटा इनका। अब चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। ये बेटा ग्रीन कलर का होता है, इसका ग्रीन कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस से क्या, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब बेटा ये देखो, मेम्ब्रेन फ्री स्पेस एनक्लोज बाय द मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट रेफर्ड एज स्ट्रोमा। अब देखो डायग्राम से मैं बताता हूँ। जैसे ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, बाहर का मेम्ब्रेन होगी आउटर मेम्ब्रेन, इसके अंदर में एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, क्या, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर का जो स्पेस होता है बेटा, इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा में बेटा कुछ मेम्ब्रेन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, इनको क्या बोला जाता है, थाइलेकोइड्स बोलते हैं। सिंगल स्ट्रक्चर को क्या, थाइलेकोइड। एक ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड ग्रेना, और कंप्लीट स्ट्रक्चर को ग्रेनम बोला जाता है। ठीक है, आपस में इंटरलिंकिंग होती है। देखो, एक सिंगल स्ट्रक्चर थाइलेकोइड, ठीक है, ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड ग्रेनम, और कंप्लीट को ग्रेना, जितने मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। और बेटा दो ग्रेनम को लिंक करने वाले स्ट्रक्चर को इंटरग्रेनम बोला जाता है। यहाँ का जो लिक्विड पार्ट है इसको क्या बोला जाएगा, स्ट्रोमा बोला जाएगा। बेटा इस यहाँ पर देखो, थाइलेकोइड या ग्रेनम में कौन सी होती है, लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का मतलब क्या है, लाइट रिएक्शन में होता क्या है एक्चुअली, देखो लाइट रिएक्शन की जब हम बात करेंगे तो बेटा ये सनलाइट की प्रेजेंस में एटीपी फॉर्मेशन का काम करते हैं। किसका, सनलाइट की प्रेजेंस में एटीपी फॉर्मेशन का, या एनएडीपीएस2 का फॉर्मेशन का काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं डार्क रिएक्शन की, कहां पर प्रेजेंट होगी, स्ट्रोमा में। कौन सी, डार्क रिएक्शन। बेटा ऐसा नहीं है कि अंधेरे में होगी, ये होती कब है, सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है, लेकिन ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होती है सनलाइट पर। क्यों, क्योंकि बेटा ये काम में लेती है क्या, एटीपी और एनएडीपीएस2। एनएडीपीएस2 कहां से बने हुए, जो लाइट रिएक्शन से बनते हैं। फॉर्मेशन क्या करती है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। डार्क रिएक्शन के पाथवे कौन कौन से होते हैं बेटा, C3 साइकिल होती है, C4 साइकिल प्रेजेंट होती है, और कुछ प्लांट्स में कैम साइकिल प्रेजेंट होती है। कहाँ मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेंगी। ठीक है बेटा, चलो आगे की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो स्ट्रोमा समझ गए आप लोग। ग्रेना बेटा विद इन द स्ट्रोमा एम्बेडेड अबाउट द 40 टू 80 ग्रेना। एक क्लोरोप्लास्ट में 40 टू 80 ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। कंप्लीट ग्रेना को क्या बोलेंगे, ग्रेनम बोलेंगे। और बेटा ग्रेनम क्या है, हर एक ग्रेनम में 5 से लेकर 25 तक फ्लैट सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है। इन्हीं को क्या, एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती है, इसी को क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, थाइलेकोइड क्या करती है, इनके ऊपर क्वांटासोम प्रेजेंट होते हैं, जो लाइट को ट्रेप करने का काम करते हैं। 250 टू 300 और 400 मोलिक्यूल ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये काम क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं, जिससे एटीपी और एनएडीपीएस2 का फॉर्मेशन किया जा सके। चलो फंक्शन की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है इनका, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों प्रेजेंट होती है। ठीक है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में एटीपी और एनएडीपीएस2 का फॉर्मेशन होता है, और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से पाथवे से होता है, C3 C4 एंड कैम पाथवे से होता है। ठीक है, अब इसके अलावा देखो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्रेजेंट करता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में। ये पॉइंट मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा दोबारा, क्यों। देखो साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया बेटा दोनों ऑर्गेनल को क्या बोला जाता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोलते हैं। इनके अलावा देखो यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। इसी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिडियल डीएनए। प्लास्टिडियल डीएनए में बेटा जीन प्रेजेंट होती होंगी। ये बेटा इनहेरिटेंस में कुछ रोल नहीं करती है। जैसे मेज के अंदर जो अपना कलर देखते हैं सीड्स का या फ्रूट का कलर,
मेज के फ्रूट्स का कलर में जो मोजेक कलर आता है उसमें कौन, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के कारण आता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बेटा जो इसको मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, तो मदर साइड की जीन की वजह से होता है या फीमेल जीन की वजह से होता है, ठीक है। अब चलो आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया Mitochondria is a rod-like cytoplasmic organelle which is the main site of cellular respiration, Krebs cycle and ETS. माइटोकॉन्ड्रिया बेटा हेमिस्फीयर या फिर सेशूज शेप की स्ट्रक्चर होती है। इसका काम क्या होता है, मेन फंक्शन होता है एटीपी का फॉर्मेशन करना, एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोडक्शन कहाँ से करेगी बेटा, रेस्पिरेशन से करेगी। और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में बेटा किस चीज को काम में लेती है, ग्लूकोज को यूज करती है, ठीक है। तो ग्लूकोज को यूज करके क्या करेगी बेटा, ऑक्सीडेशन करेगी, मेनली ग्लूकोज को करती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी काम में लिए जाते हैं। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सम अमाउंट ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम तो एसोसिएटेड विद द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। बेटा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस सेम क्लोरोप्लास्ट की तरह, और बेटा इसका एक एक्स्ट्रा फंक्शन भी होता है, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रही है, तो इसीलिए बेटा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल के नाम से भी जानते हैं। क्या, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। किसी भी एवरेज सेल में 200 से लेके 800 तक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर डिपेंड करते हैं सेल की एक्टिविटी पर, किस पर, एक्टिविटी पर, कि सेल कितनी फिजियोलॉजिकल एक्टिव है। सेल जितनी ज्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिव होगी उतने ही ज्यादा नंबर प्रेजेंट होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के। मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मिलेंगे, फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट में मिलते हैं या बर्ड्स में मिलते हैं, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेम डबल मेम्ब्रेन से होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के नाम से इनको जाना जाता है। इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग प्रेजेंट होती है, इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। चलो एक छोटा डायग्राम बना के बताता हूँ आपको मैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, अंदर में इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बेटा इनफोल्डिंग प्रेजेंट होती है, इन्हीं इनफोल्डिंग को किस नाम से जाना जाता है, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। इनफोल्डिंग पर बेटा कई सारे चैनल प्रोटीन और प्रेजेंट होते हैं, और एफ नोड एफ वन पार्टिकल पाए जाते हैं। कौन से, एफ नोड एफ वन पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ ही साथ क्या, एटीएस प्रेजेंट होता है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से जानते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और बीच का जो स्पेस है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब बेटा ये देखो, और अंदर के स्पेस को किस नाम से जानते हैं, मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। क्या इनर मेम्ब्रेन इस पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर पा रही है क्या, इनर मैट्रिक्स के पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करती है। जो अंदर का मैट्रिक्स वाला पार्ट है इसको इनर चेंबर भी बोलते हैं, क्या, इनर चेंबर। और आउटर स्पेस को क्या बोला जाता है, आउटर चेंबर, ठीक है। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करती है, कौन कौन से, इनर चेंबर और आउटर चेंबर, ठीक है। यहीं पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ईटीपी। इन्हीं को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स आपस में जुड़ के एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अंदर के लिक्विड पार्ट को मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। यहीं पर एक सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में मेन रोल दिखाता है अपना। मेन साइट किस चीज की है बेटा, ये बेटा यहाँ पर मेन फंक्शन होता है ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन। मीन्स जैसे ग्लूकोज टूटती है किसमें, पायरुविक एसिड में, प्रोसेस का नाम ग्लाइकोलाइसिस। पायरुविक एसिड मूव करता है कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां पर बेटा रिएक्शन होती है, फर्स्ट रिएक्शन का नाम होता है लिंक रिएक्शन। एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है और एक CO2 निकल जाती है, और इससे बेटा दो CO2 और निकल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है बेटा, इसी वजह से ग्लूकोज से। यहां पर क्या, एक NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, और यहां पर एक साइकिल में या एक एसिटाइल को एंजाइम ए के रेस्पेक्ट में दो दो NADPH2
और 3 NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, एक FADH2 का फॉर्मेशन होता है और एक ATP या SLP का फॉर्मेशन होता है। किसका? SLP क्या होता है? बेटा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अगर किसी भी ए सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट करते टाइम पर डायरेक्ट एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है इसको क्या बोलते हैं? एसएलपी या सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से फंक्शन हो रहे हैं? मेन फंक्शन क्या हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का? एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, अब बेटा इसके ओरिजिन की बात करें तो इसके ओरिजिन के दो व्यू हैं। एक तो ये क्या है, सेल्फ रेप्लिकेशन। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन कैसे होता है? सेल्फ रेप्लिकेशन से होता है। मींस माइटोकॉन्ड्रिया जब सेल का डिवीजन होगा तब अपने आप को दो पार्ट में तोड़ देती है। ठीक है, ये तो क्या हुआ, एक माइटोकॉन्ड्रिया का दो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटना हो गया, इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। और या फिर इसके लिए एक दूसरा और बताया जाता है क्या, इनका डेवलपमेंट होता है कहाँ से? न्यूक्लियर एनवलप से। न्यूक्लियर एनवलप टूटती है और फिर इसके अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे न्यूक्लियर एनवलप में दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसी की तरह की यहाँ की इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग शो करती है। बेटा सबसे मोस्ट फेवरेबल यही माना गया है, इसी का ध्यान रखें आप। फिर बेटा नेक्स्ट बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। बेटा बाकी का कल पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और बेटा ऐसे ही तैयारी करते रहिए आराम से।